दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि बिना दाखिल खारिज के केवल बेनामी के आधार पर क्या आप लोग किसी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और क्या बिना बेनामा का रजिस्ट्रेशन कराए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने इतने रुपए दिए थे और मौखिक रूप से कोई संपत्ति खरीदी थी, कोई संपत्ति माने अचल संपत्ति, कोई प्लाट या कोई खेत, तो उस पर हमारा कब्जा भी है, तो क्या हम उसके मालिक लीगली रूप से हो गए हैं। दोस्तों इन दो विषयों पर चर्चा है और तीसरा एक विषय और है कि अगर हम दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी बिंदु का आज ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कोई संपत्ति आप खरीदते हैं, बैनामा करवाते हैं, उस बैनामा करवाने के बाद में अगर उसका दाखिल खारिज नहीं होता है तो क्या आप उस संपत्ति के मालिक नहीं रह जाते हैं। उस संपत्ति के जो स्वामी थे जिन्होंने आपको बैनामा किया था, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो उस स्वामी के जो आगे की पीढ़ी है, माने उनके पुत्र पुत्रियां, भाई बहन या माता पिता या उनके पुत्र के पुत्र माने नाती, ये लोग अपना दाखिल खारिज करवा करके उस लैंड को बेच सकते हैं या उनका कोई अधिकार सृजित होता है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं अचल संपत्ति के संबंध में। अपने भारतवर्ष में एक कानून प्रचलित है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा दी है, माने सेल कैसे होती है, विक्रय कैसे होता है। और विक्रय इमोवेबल प्रॉपर्टी का माने अचल संपत्ति का, चल संपत्ति का विक्रय तो किसी भी तरीके से हो सकता है। लोग दुकान पे गए, पैसे दिए, सामान खरीद लिया, लेकिन अचल संपत्ति में ऐसा नहीं है। और दोस्तों एक भ्रम और निकाल दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पूरा पैसा नहीं दिया है इसलिए विक्रय नहीं हुआ है। तो आज हम सेल की परिभाषा समझते हैं, माने विक्रय की परिभाषा क्या है। विक्रय की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी संपत्ति किसी कीमत के बदले किसी को अंतरित किया जाना, किसी को दे दिया जाना ही विक्रय है, जिसमें कीमत या तो ले ली गई होती है या दे दी गई होती है या देने का वचन दिया जाता है, या कुछ दे दी गई होती है और कुछ देने का वचन दिया जाता है। ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, लीगली इसकी परिभाषा क्या है वो भी समझ लेते हैं। विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो और जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। ये दोस्तों विक्रय की परिभाषा है। अब इसमें एक और विशेषता है कि स्वामित्व का अंतरण अचल संपत्ति के मामले में तभी होगा जब 100 रुपए से अधिक की अगर संपत्ति है तो उस 100 रुपए से अधिक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। माने जो आप लोगों ने, क्रेता और विक्रेता ने अपनी बात लिखी है स्टैम्प पेपर पर, उसका रजिस्टर्ड कराया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका एग्रीमेंट या आपका वो संविदा जो विक्रय हो रहा है उसको लिख करके रजिस्टर नहीं कराया गया है तो आपका विक्रय अपूर्ण है, अगर वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की है। दोस्तों ये समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे दादाजी ने या हमारे पिताजी ने 40 साल पहले एक संपत्ति खरीदी थी लेकिन उसका कोई कागज नहीं है, अर्थात उन्होंने पैसा दे दिया और उस पर पोजीशन ले लिया। तो पैसा देकर के पोजीशन लेने की जो बात है वो 100 रुपए से नीचे वैल्यू पर तो वैलिड है। इसी में और एक स्पष्टीकरण है कि अगर उस संपत्ति की कीमत 100 रुपए मूल्य के नीचे है तो उसको बिना रजिस्ट्रेशन कराए केवल कब्जा ट्रांसफर करके भी उसका विक्रय किया जा सकता है। तो दोस्तों जब धारा 54 की डेफिनेशन में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिससे पूरे भारतवर्ष की सभी प्रॉपर्टी गवर्न है, उनका क्रय विक्रय होता है, तो जब उसमें धारा 54 में खोल दिया है उन्होंने कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, माने आप स्वामी हो गए जैसे ही कीमत आपने ले ली,
दे दी, तो आप जब स्वामी हो जाते हैं तो दाखिल खारिज आपका नहीं होता, तो स्वामी तो आप ही रहते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं हो सकता। और दाखिल खारिज का उद्देश्य केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मानिए राजस्व अभिलेख मेंटेन करना है, सुसंगत तरीके से तैयार करना है कि इस लैंड पर कौन व्यक्ति लगान अदा करेगा और कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, किसका कब्जा है। यह उद्देश्य होता है राजस्व अभिलेख तैयार करने का। तो दोस्तों, आप दाखिल खारिज कभी भी करा सकते हैं, केवल एक शर्त है उसमें, जब भी कभी कोई सेटलमेंट हुआ होगा। अब दोस्तों, सेटलमेंट के बारे में समझ लेते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये इस वीडियो का विषय नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। सेटलमेंट का अर्थ है जब भी कोई चकबंदी होती है, या अंग्रेजों ने जो सेटलमेंट किए थे अपने यहां, जैसे एक बार उन्होंने खसरा सेटलमेंट किया था 1904 में, और एक बार खतौनी और खसरा दोनों का सेटलमेंट किया था 1940 और 41 में। तो उन सेटलमेंट के बाद अगर आपने कोई क्रय विक्रय किया है और चकबंदी नहीं हुई है, तो आप कभी भी दाखिल खारिज प्रस्तुत कर दीजिए, हो जाएगा। डिक्लेरेशन सूट आएगा तब हो जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट हो गया है और धारा 52 का प्रकाशन हो गया है, तब थोड़ी सी समस्या आती है कि उस सेटलमेंट के समय आप कहां थे, क्योंकि उस सेटलमेंट में सारी जमीन का सर्वे होता है, पूरी जमीन लिखी जाती है, किसका पोजीशन है, किसके नाम है, और उसका सब एक जगह से दूसरी जगह, सबको एक जगह पर ही जमीनें मिलती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का अर्थ था कि दाखिल खारिज ना होने से क्या आप मालिक होते हैं? उत्तर है यस। आप चूंकि धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आपने कोई संपत्ति खरीदी है, उसका आपके पास बैनामा है और बैनामा रजिस्टर्ड है, तो आप उस संपत्ति के मालिक होते हैं। और अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो समस्या एक दो हो सकती हैं, जैसे उस व्यक्ति के परिजन जिसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, खतौनी में लिखा है, उसके आगे के परिजन उसमें अपना नाम दर्ज करा करके किसी व्यक्ति को वो संपत्ति बेच सकते हैं। एक तो ये काम हो सकता है, उसमें आपको एक मुकदमा लाना पड़ेगा, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। या दूसरा हो सकता है कभी वो संपत्ति किसी ऐसे काम में आ जाए, कहीं कोई सड़क निकल रही है या सरकार द्वारा जो भूमि अर्जन अधिनियम है उसके अंतर्गत उसका अर्जन किया जाए, तो उस अर्जन करने में उन व्यक्तियों के नाम पेमेंट जाने की स्थिति बन जाएगी जिन व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, खतौनी है। ऐसे में भी जब आप अपना बैनामा प्रस्तुत करेंगे तब आपको ही पेमेंट होगा, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन वैसे मेरी राय है करा लेना चाहिए दाखिल खारिज। लेकिन अगर दाखिल खारिज नहीं हो पाया है और कोई कह रहा है कि आप उसके मालिक नहीं, तो उत्तर बिल्कुल गलत है, आप ही उस संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, मुझे जो बात अच्छी लगती है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।